हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से जिस विषय पे बात करूँगी वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, या जिसे हम आर्थिक उदारीकरण के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या आर्थिक उदारीकरण किसे कहते हैं उसके विषय में बात करूँगी, तथा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के क्या कारण हैं तथा इसके क्या प्रभाव हुए थे, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से करूँगी। आर्थिक उदारीकरण के विषय में यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक उदारीकरण एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी देश में, किसी राज्य में सरकारी नियंत्रण में कमी की वकालत की जाती है। व्यवसाय एवं उद्योग में उद्यमी को पर्याप्त स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कि वह बिना किसी सरकारी नियंत्रण के स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यापार का संचालन और नियंत्रण कर सके। संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या उसे कम करने की बात कही जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उदारीकरण में सरकार की भूमिका के स्थान पर, सरकारी क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका और निजी क्षेत्र के स्थान को महत्व प्रदान किया जाता है। उदारीकरण को हम एक ऐसे आर्थिक सुधार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग को विकास एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसके लिए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त करना है। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज को समाप्त कर दिया जाता है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियों पर सिर्फ राजकीय नियंत्रण या प्रतिबंध कायम करता है। उदारीकरण सभी तरह के प्रतिबंधों को समाप्त करने की वकालत भी करता है, सरकारी नियमों को समाप्त करने या उसमें कमी करने की वकालत करता है, अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप या उसकी भागीदारी को समाप्त या कम करने की बात कही जाती है। यदि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं आर्थिक उदारीकरण के विशेषताओं के विषय में, तो आर्थिक उदारीकरण के कारण हमें मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। उदारीकरण के अंतर्गत व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण या तो समाप्त कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। कुछ सीमित उद्योगों या व्यवसाय को छोड़कर सभी उद्योगों और व्यवसाय को लाइसेंस की आवश्यकता को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। व्यवसाय एवं उद्योग में उत्पादन और वस्तुओं की कीमत को तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आयात और निर्यात की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करते हुए इसे सरल बनाया जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत देश में, राज्य में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत देश विदेश में माल और सेवाओं के आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे यदि हम उदारीकरण के अन्य विशेषताओं के विषय में यदि बात करते हैं तो उदारीकरण के अंतर्गत कर की दरों में कमी कर दी जाती है या उसे समाप्त कर दिया जाता है। उदारीकरण में अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक कोई भी नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। उदारीकरण में सभी तरह की स्वतंत्रता उद्योग एवं व्यवसाय को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए दी जाती है। उदारीकरण में उद्योग एवं व्यवसाय को अपनी गतिविधियों के कम करने या बढ़ाने पर सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः इसे अलग रखा जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य रक्षा में भी कम कर दी जाती है। उदारीकरण के अंतर्गत बुनियादी और प्रमुख उद्योगों, बैंकिंग, बीमा, इन सभी में सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी में कमी कर दी जाती है। उदारीकरण के अंतर्गत विश्वास किया जाता है कि विकास का मार्ग निजी क्षेत्र की व्यापक सहभागिता के द्वारा ही संभव है। यहाँ पे यदि हम आर्थिक उदारीकरण के लाभ के विषय में यदि बात करते हैं कि आखिर में उदारीकरण लाने से क्या इसका लाभ हुआ है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उदारीकरण से उद्योग एवं व्यवसाय को तीव्र विकास इसका संभव हो पाता है। सरकारी नियंत्रण नहीं होने या कम होने के कारण व्यवसाय एवं उद्योग सरलता से स्थापित हो जाते हैं।
व्यवसाय एवं उद्योग के विकास और प्रगति में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने के कारण बहुत अधिक विकास और प्रगति दिखाई देती है। आर्थिक उदारीकरण में सरकार को लाभ होता है कि वह व्यापार और उद्योग में अपनी संलिप्तता को कम करने के कारण देश के प्रशासन एवं कानून व्यवस्था पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। आर्थिक उदारीकरण से किसी देश में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को विशेष प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे कि देश का तीव्र गति से विकास संभव हो पाता है। यहाँ पे यदि हम आर्थिक उदारीकरण के अन्य लाभों के विषय में बात करते हैं तो आर्थिक उदारीकरण से जनसाधारण को यह लाभ होता है कि उसे सरलता से सही कीमत पर और उच्च किस्म की वस्तु और सेवा उपलब्ध हो पाती है। उदारीकरण से उद्योग एवं व्यवसाय का जो विकास होता है उसका परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर काफी अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। उदारीकरण से सरकारी व्यवस्था के खत्म होने के कारण भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज समाप्त हो जाता है। उदारीकरण से उद्योग एवं व्यवसाय का तीव्र विकास होता है, जिसके कारण रोजगार के बहुत अधिक अवसर समाज में उपलब्ध हो जाते हैं। उदारीकरण के कारण एक राज्य से दूसरे राज्यों में सामानों का स्वतंत्र परिचालन होने के कारण पूरे देश में सामान एवं वस्तु की कीमत में समरूपता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि उदारीकरण से देश में आयात और निर्यात दोनों को प्रोत्साहन मिलता है और दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ पे यदि हम और अधिक आर्थिक उदारीकरण के लाभों के विषय में बात करें तो उदारीकरण के कारण उद्योग एवं व्यवसाय की उन्नति होने से एक जीवन स्तर में सुधार या वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदारीकरण से शोध एवं अनुसंधान को काफी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि व्यवसाय एवं उद्योग में संलग्न व्यक्ति अपने लागत को कम करने के लिए नए शोध अनुसंधान करवाने में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के कारण बहुत अधिक लाभ हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण के कारण सिर्फ अर्थव्यवस्था पे ही इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम बात करते हैं तो इसका लाभ जो है वह जीवन स्तर पे भी देखने को मिलता है तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमें इसमें प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आयात और निर्यात पे प्रतिबंध जो है वो बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है और आंतरिक जितने भी जो एक राष्ट्र के अधीन जितने भी राज्य हैं उसमें भी सामानों के परिचालन में क्योंकि स्वतंत्रता होती है, जिस वजह से जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक प्रगति में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है। तो एक प्रकार से जो है भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाता है। लाइसेंस के लिए जो बहुत अधिक दौड़ भाग करना पड़ता है प्राप्त करने के लिए, उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलता है, जिसका अनुकूल प्रभाव जीवन स्तर पे भी लोगों का दिखाई देता है। सही कीमत पर तथा उच्च किस्म की जो वस्तु है वह प्राप्त हो पाती है। तो ये भी है कहीं ना कहीं जो विदेशी पूंजी है उसमें भी बढ़ावा मिलता है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसमें भी बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में इसका निवेश देखने को मिलता है और प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहन यहाँ पे देखा जा सकता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व के परिदृश्य में, तो ये कहा जा सकता है कि इसने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का भी काम किया है, जिसने कि बहुत सारे देशों के बीच में उनके संबंधों को भी बेहतर बनाने का कार्य किया है। यहाँ पे यदि हम आर्थिक उदारीकरण के विपरीत प्रभावों के विषय में बात करते हैं तो इससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि आर्थिक उदारीकरण के लाभ हुए हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। उदारीकरण के अंतर्गत सीमित या अल्प अवधि में तथा दीर्घ काल में कई घातक परिणाम भी सामने आते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप कई विपरीत प्रभाव परिलक्षित होते हैं। उदारीकरण से श्रमिकों में शोषण का अवसर उद्योगपतियों को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है जो विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि श्रमिकों का शोषण जो है वो यहाँ पे उदारीकरण के वजह से हो पाता है।
कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण व्यवसायी और उद्योगपति श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लेना प्रारंभ कर देते हैं। उदारीकरण में कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे गलत व्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलता है। व्यवसायियों के द्वारा सरकारी नियंत्रण नहीं होने से वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि करने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। उदारीकरण के कारण धीरे धीरे व्यवसाय उद्योग में एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। आगे यहाँ पे यदि और हम बात करते हैं आर्थिक उदारीकरण के विपरीत प्रभावों के विषय में, तो उदारीकरण में छोटे व्यवसाय एवं उद्योग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा में बड़े व्यवसाय एवं उद्योग छोटे को समाप्त कर देते हैं। उदारीकरण के कारण देश के मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, स्वास्थ्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सरकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में कोई निवेश नहीं हो पाता है। उदारीकरण के कारण सरकार के द्वारा टैक्स में कमी की जाती है या उसे समाप्त किया जाता है। इसका सरकार के वित्त व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। सरकार के पास धन की कमी भी इस वजह से हो जाती है, जिससे देश के विकास योजनाओं पर सरकार खर्च नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे जो विकास योजनाएं हैं वह भी प्रभावित होती दिखती है आर्थिक उदारीकरण के कारण। यदि हम आर्थिक उदारीकरण के विपरीत प्रभावों के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि उदारीकरण में कम गुणवत्ता के सामानों और अधिक कीमत के सामानों की प्रचुरता भी देखने को मिलती है। उदारीकरण में व्यवसायी वर्ग का वर्चस्व कायम हो जाता है और उपभोक्ता वर्ग का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उदारीकरण के कारण एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संभव नहीं हो पाती है। उदारीकरण के कारण देश के मूलभूत या आवश्यक सेवा एवं उद्योग के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र इन क्षेत्रों में लाभ नहीं होने के कारण या कम होने के कारण कोई अभिरुचि नहीं लेते हैं। उदारीकरण के कारण मिलावटी सामानों में भी इसका घातक परिणाम देखने में आता है, जैसे तेल में मिलावट के कारण कई बीमारियां होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के कारण जितने लाभ हुए हैं उसके विपरीत प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सामान का प्रोडक्शन होता है उसकी गुणवत्ता पे ही यहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं प्रोडक्शन करने वाले, जो यहाँ कंपनी या जो आपके मालिक होते हैं, उनका प्रयास यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिस वजह से गुणवत्ता पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। कंज्यूमर जो होते हैं या जो उपभोक्ता वर्ग होता है उनका वर्चस्व उसमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ कल्याणकारी जो यहाँ पे राज्य है या उसकी परिकल्पना करना वह संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि धन का निवेश का आवश्यकता होता है, इसमें सरकार को इसमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसे सड़क और स्वास्थ्य जो विकास होना चाहिए, इसमें भी जो सुविधाएं हैं उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आर्थिक उदारीकरण के कारण यहाँ पे इसके विपरीत प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण में जहाँ कई लाभ हैं वहाँ कई हानि या दोष भी विद्यमान हैं। आवश्यकता है एक ऐसे उदारीकरण की नीति के पालन का जिसमें उद्योग एवं व्यवसाय के हित में सरकारी नियंत्रण कम से कम हो, लेकिन देश हित में, नागरिकों के हित में तथा मूलभूत सेवाओं के संदर्भ में उसकी विद्यमानता अवश्य हो पाए। तो यहाँ पे आर्थिक उदारीकरण विश्व में जो अभी यहाँ पे 1991 से ही कह सकते हैं कि जिसका प्रारंभ हुआ था, उसमें अधिक परिवर्तन की आवश्यकता अब हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि एक बैलेंस बनाया जा सके कि किस प्रकार से सरकार का नियंत्रण भी हो और साथ ही साथ आर्थिक उदारीकरण भी हो पाए। क्योंकि अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये आवश्यकता है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, जिससे कि देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ इस वजह से देशों के बीच में जो आपसी संबंध हैं वह भी बेहतर हो पाए।
परंतु आर्थिक उदारीकरण का, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसके लाभ हैं तो साथ ही साथ हानि भी हमें देखने को मिलता है। और इसको जितनी हानि है उसको हम यदि करने की बात करें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए या उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नए तरीके से इसे देखना होगा, जिसमें कि एक नए, हम कह सकते हैं कि परिदृश्य के अनुसार इसमें परिवर्तन लाते हुए आर्थिक लिबरलाइजेशन को लागू किया जा सके पूरे विश्व में, जिससे कि इससे हानि कम से कम हो और अधिक से अधिक लाभ लोगों में देखने को मिले, या वो उनके जीवन स्तर को लेकर के हो, या हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता जो सबसे अधिक इससे अफेक्टेड होते हैं उसमें भी हमें सुधार देखने को मिले। यदि हम भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो इसमें उल्लेखनीय योगदान पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनका रहा है, क्योंकि उन्होंने पहला बार कदम उठाया गया था उनके द्वारा, या स्टेप्स लिए गए थे कि किस प्रकार से भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लागू किया जा सके या इसका प्रारंभ भारत में किया जा सके। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। थैंक यू।